हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हिंदी साहित्य के 10,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को, जो हमने कलरफुल हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में बनाए हुए हैं। तो इसमें हम डिटेल में भी पढ़ते हैं। वो हमारी एक और सीरीज़ चल रही है जिसमें हम डिटेल में पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन इस सीरीज़ में सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। तो 100वां क्वेश्चन हमने पढ़ा था, पैशाची अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है? वो पंजाबी आती है। यहाँ तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 101 है, ब्राह्मण अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है? वो है सिंधी। खस अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है? वो है पहाड़ी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है? वो है मराठी। अर्ध मागधी अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है? पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है? बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया इत्यादि। अपभ्रंश के महान कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो अपभ्रंश के महान कवि हैं स्वयंभू, और अपभ्रंश के जो उनके 3 ग्रंथ हैं वो हैं परमचर्यो, जो अपूर्ण ग्रंथ है। इसमें राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है और कथा के अंत में राम को निर्माण प्राप्त हो जाता है। स्वयंभू की दूसरी रचना है रटमेणी चर्यो, और तीसरी है स्वयंभू छंद। क्वेश्चन नंबर 107 है, अपभ्रंश के दूसरे कवि कौन से हैं और किस शताब्दी के हैं? उनकी रचनाएं भी बताइए। तो पहले कवि तो थे स्वयंभू। दूसरे कवि हैं पुष्पदंत, ये 10वीं शताब्दी के हैं और इनकी भी 3 रचनाएं हैं, महापुराण, रणकुमार चर्यु और जसर चर्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के तीसरे कवि कौन से हैं? उनका नाम, काल और उनकी रचनाएं बताइए। तो अपभ्रंश के तीसरे कवि हैं धनपाल, ये भी 10वीं शताब्दी के हैं और इनकी रचना है भव सैयद कथा। अपभ्रंश के समर्थ कवि और उनकी रचनाओं का नाम बताइए। तो अपभ्रंश के समर्थ कवि हैं अब्दुल रहमान और उनकी रचना है संदेश रासक। यह एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन किया गया है। तो इन डिटेल तो हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है ना, तो हमारी दूसरी सीरीज़ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को एक साथ हमने यहाँ पर कलेक्ट करके भी हम सीरीज़ में पढ़ रहे हैं। मैंने भी अपना नेट क्वालिफाई इन्हीं नोट से क्लियर किया था एक ही अटेम्प्ट में। तो यही क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, अपभ्रंश की प्रसिद्ध रचना और उनके रचनाकार का नाम बताइए। तो अपभ्रंश की प्रसिद्ध रचना है करकऊ चरित तथा रचनाकार कनकामर मुनि हैं। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत हर चीज़ को ब्रेक करके उसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में किया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, अपभ्रंश की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं और रचनाकार कौन से हैं? तो कुछ और रचनाएं देख लेते हैं। प्राकृतिक व्याकरण, जिसे लिखा है हेमचंद जी ने और ये जैनाचार्य हैं। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग जी के द्वारा लिखा गया है। प्राकृतिक पेंगलम लक्ष्मीधर, राउलवेल रोड़ा। संदेश रासक अब्दुल रहमान ने लिखा है। पाहुल दोहा राम सिंह ने लिखा है। उपदेश रस के रचयिता हैं जिंदत सूरी। कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचयिता हैं विद्यापति और शावकाचार के रचयिता हैं देवसेन। ठीक है, इन सबको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश की विशेषता क्या है? तो अपभ्रंश की विशेषता है, एक तो ये उकार बहुल भाषा है, इसमें ट वर्ग प्रधान है। ट वर्ग जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से ढमरू, ढ से ढक्कन और ड़। ठीक है, तो ट वर्ग प्रधान भाषा है इसमें, और ड़ की बहुलता है, ड़ की इसमें बहुलता है। इसमें 2 लिंग और 2 वचन है, और नपुंसक लिंग का उदाहरण है नागर अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर अपभ्रंश गुजरात की बोली है। ठीक है, और आदिकाल का द्वितीय प्रकरण अपभ्रंश काल है। अब हम पढ़ लेते हैं अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी के संबंध के बारे में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने एक जगह कलेक्ट किए हैं। अपभ्रंश का प्रयोग कब तक होता रहा? तो अपभ्रंश का प्रयोग 12वीं शताब्दी तक होता रहा। हालांकि 1000 ईस्वी तक आते आते अपभ्रंश हिंदी बोली के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। तो अगर कब तक होता रहा, तो ये 12 शताब्दी है, 12वीं शताब्दी तक होता रहा। लेकिन जब 1000 ईस्वी आई थी ना, तो धीरे धीरे अपभ्रंश हिंदी बोली के रूप में भी प्रतिष्ठित होती जा रही थी। अपभ्रंश को विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए हैं? तो अपभ्रंश को किसी ने कहा है अवहट। ठीक है, तो अवहट जो है ना, अपभ्रंश का परिवर्ती रूप है। परिवर्ती होता है बाद में आने वाला। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी पाली, फिर प्राकृतिक पढ़ी, फिर अपभ्रंश पढ़ी, और अपभ्रंश का ही परिवर्ती रूप हो गया अवहट। किस शताब्दी के साहित्यकारों ने अपभ्रंश को अवहट कहा है? तो 13वीं 14वीं शताब्दी के साहित्यकारों ने अपभ्रंश को अवहट कहा है।
किस साहित्यकार ने अपभ्रंश या अवट को देशी नाममाला में शामिल करना उचित समझा? तो वो थे हेमचंद जी, जो कि एक जैन आचार्य हैं। उन्होंने अपभ्रंश को देशी नाममाला में शामिल करना उचित समझा। अपभ्रंश की ध्वनियाँ किस में प्रचलित हैं? तो अपभ्रंश की ध्वनियाँ हिंदी में प्रचलित हैं, और हालांकि हिंदी में कुछ नई ध्वनियों का भी विकास हुआ, क्योंकि अपभ्रंश के बाद अवट और फिर धीरे धीरे वो हिंदी के रूप में विकसित होती गई। तो अपभ्रंश की ध्वनियाँ हिंदी में विकसित हैं, और हिंदी की कुछ नई ध्वनियों का भी धीरे धीरे विकास होता रहा। किन साहित्यकारों ने अपभ्रंश या अवट को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पेपर में आता है। तो वह है महापंडित राहुल सांस्कृतन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो अगर दोनों के नाम है तो ए और बी, जैसे ए और बी में दिया है तो दोनों लिख देना, लेकिन इन दोनों में से किसी एक का नाम भी होगा तो आप उसको उसी पे टिक करना है। कौन कौन है जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं? वो है महापंडित राहुल सांस्कृतन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। साहित्य में हिंदी का प्रयोग कब से शुरू हुआ? साहित्य में हिंदी का प्रयोग लगभग 1000 ईस्वी से शुरू हुआ। हिंदी ने अपभ्रंश की किन प्रवृत्तियों को अपनाया? तो हिंदी ने अपभ्रंश की लगभग सभी प्रवृत्तियों को अपना लिया था, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृतक, ये इनकी संयोगित भाषाएं थीं। संज्ञा सर्वनाम के कारक के लिए अपभ्रंश के कारक चिन्ह अलग से थोड़े से प्रयुक्त होते, और काव्य में प्रयुक्त भाषा अपभ्रंश कहलाई थी। तो अपभ्रंश की भाषा क्या है? इसमें काव्य लिखे जाते थे। ठीक है, तो काव्य की जो भी भाषा थी वो अपभ्रंश कहलाई थी। तो हिंदी ने अपभ्रंश की किन प्रवृत्तियों को अपनाया? तो हिंदी ने लगभग सभी प्रवृत्तियों को अपभ्रंश की अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 121 है, किस साहित्यकार ने अपने किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कई उदाहरण प्रस्तुत किए? तो वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी से क्वेश्चन आते हैं, आगे भी हम काफ़ी पढ़ेंगे इनके बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में अपभ्रंश के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आपको ये बात तो अभी लर्न कर लो, क्योंकि इससे कनेक्टेड क्वेश्चन आएगा। रामचंद्र शुक्ल और उनका जो ग्रंथ था वो था हिंदी साहित्य का इतिहास। किन साहित्यकारों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की स्थिति माना? वो थे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, और उनके साथ के जो अन्य भाषाविद थे उन्होंने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की स्थिति माना था। किसके अनुसार शोरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवट मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही? ये विचार थे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के। क्वेश्चन नंबर 124 है, मागधी अपभ्रंश को से किन भाषाओं का विकास हुआ? तो इसका हमने पूरा चार्ट भी पढ़ा है डिटेल में। ठीक है, और अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म में है ये कि मागधी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? तो वह है बिहारी, बांग्ला, असमी, उड़िया आदि भाषाओं का। शोरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई? वो थी पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती। एक एक करके इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि पश्चिमी हिंदी क्या है। ठीक है, सिद्धों ने अपनी रचनाएं किस रूप में लिखी थी? तो सिद्धों ने अपनी रचनाओं में यदा कदा अपभ्रंश के दर्शन किए थे, मतलब कि सिद्ध साहित्य में सिद्धों ने अपनी रचनाओं में कहीं कहीं पर अपभ्रंश का इस्तेमाल किया था, और वैसे सिद्धों ने अपनी रचनाएं ज़्यादातर हिंदी के तात्कालिक लोक प्रचलित रूप में लिखी थी, जो हिंदी का उस समय प्रचलित रूप था ना। ठीक है, उसमें उन्होंने सिद्धों ने अपनी रचना लिखी थी, लेकिन यदा कदा उनकी रचनाओं में अपभ्रंश के दर्शन भी हो जाते थे। तो यहाँ से हमारे ख़त्म हो गए हैं अपभ्रंश से संबंधित क्वेश्चन। अब इसका जो तीसरा है ना भारतीय आर्य भाषाएं, सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, उसमें हमने वैदिक और लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने मध्यकालीन आर्य भाषाएं पढ़ी थी, उसमें हमने पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अपवट और पुरानी हिंदी का संबंध वगैरह हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। तीसरी जो भारतीय आर्य भाषा है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, तो अब इससे कनेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ था? तो वो हुआ था अपभ्रंश के विभिन्न स्वरूपों से। अपभ्रंश के विभिन्न स्वरूप हमने पढ़े हैं, अपवट हो गया, पुरानी हिंदी हो गया। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश के विभिन्न स्वरूपों से। अगर पूछा जाता है कि आधुनिक आर्य भाषाओं की जननी कौन है, तो वो भी अपभ्रंश ही है, क्योंकि जो हम अब जिस समय पढ़े होते हैं ना, उससे पहले वाली पूर्ववर्ती जो भाषा होती है वही उसकी जननी होती है। जननी मतलब जन्मदात्री। क्वेश्चन नंबर 128 है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो वह हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, पहाड़ी, असमिया और पूर्वी हिंदी। इनको हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली विकसित होकर परिनिष्ठित और मानक रूप को पाकर वर्तमान में राजभाषा हिंदी के रूप में विकसित हुई है? तो वह है पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने कैसे कैसे किया?
तो वर्गीकरण किया गया आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, डॉक्टर हानले के अनुसार और भोलानाथ तिवारी के अनुसार। अब इन्होंने किस तरह से वर्गीकृत किया इसको पढ़ लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया। सबसे पहले उन्होंने इसे बाह्य उपशाखा में रखा। बाह्य उपशाखा में आ गया उत्तरी पश्चिमी समूह जिसमें लहंदा और सिंधी आते हैं, दक्षिणी समूह जिसमें मराठी होता है, पूर्वी समूह जिसमें उड़िया, बिहारी, असमिया और बंगला आती हैं। फिर उन्होंने मध्य उपभाषा रखी। मध्यवर्ती समूह में आता है पूर्वी हिंदी। और फिर उन्होंने अंत्य उपशाखा रखी। इसमें है केंद्रीय समूह जिसमें पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, खानदेशी और राजस्थानी है। और फिर है पहाड़ी समूह जिसमें नेपाली या पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी है। ठीक है, आई नो कि थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आप बुक से डायरेक्टली पढ़ते हो, बार बार ऐसे बुक में से पढ़ोगे तो भूल जाओगे, इसलिए हमने नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। वीडियो को पॉज कीजिए, लर्न कीजिए और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। तो ये बेस्ट वे होता है, लर्न भी हो जाता है, अपने नोट्स भी हो जाते हैं। फिर आपको एग्ज़ाम देने के टाइम पर सिर्फ अपनी नोटबुक पढ़ के जाना, उसमें सारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हमने पूरे साहित्य को ही वन लाइनर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। हर चैप्टर से लगभग 500 क्वेश्चन बनेंगे और टोटल इसमें 21 चैप्टर्स हैं। तो 10,000 प्लस हमारे क्वेश्चन चलने वाले हैं। तो आप भी अगर बहुत अच्छे मार्क्स से और पूरी ढंग से साहित्य को पढ़ना चाहते हैं ना, हर चीज़ को समझना चाहते हैं, तो आप के लिए नोट्स बहुत वैल्यूबल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हानले के अनुसार वर्गीकरण किस प्रकार हुआ था। तो हमने उनका तो पढ़ लिया था, जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है, उन्होंने किया था बाह्य उपशाखा, मध्य उपशाखा और अंत्य उपशाखा। अब हम डॉक्टर हानले के अनुसार पढ़ते हैं। तो उन्होंने 4 वर्गों में विभाजित किया था। पूर्वी गोडियन, इसमें पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया आती है। पश्चिमी गोडियन जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी आती है। उत्तरी गोडियन जिसमें गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी आती है। और दक्षिणी गोडियन जिसमें मराठी आती है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, अभी के भी लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का पढ़ लिया हमने, हानले का पढ़ लिया। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का देखते हैं। तो उन्होंने किया था क्षेत्रीय स्वरूपों के आधार पर। तो अपभ्रंश के क्षेत्रीय स्वरूप और उनकी आधुनिक भाषा किस तरह से उन्होंने ये की थी वर्गीकृत। तो पहले है शोरसेनी, इसमें आती हैं हमारी पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है, तो एक साथ पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़ोगे, इसे समझोगे, लर्न करोगे तो आपको इजी लगेगा। इनके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। मागधी में आएगी बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री में मराठी और राचड़ अपभ्रंश में आती है लहंदा, पंजाबी और सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आर्य भाषाओं का स्रोत क्या है, कहाँ से ये उदित हुई हैं। तो वो है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत तो सबसे हमारी प्राचीन भाषा थी। ठीक है, तो संस्कृत, इसलिए इन आर्य भाषाओं में संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का स्रोत क्या है, वो है संस्कृत। और संस्कृत से जब उनका उद्गम हुआ है तो इनमें संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, बहुत अधिक क्वान्टिटी में पाए जाते हैं। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम हिंदी का भौगोलिक विस्तार, जो भी हमने हेडिंग पढ़ी थी, ठीक है, क्षेत्रीय आधार पर हुई थी ना, तो भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं, उसका भूगोल के हिसाब से उनका कैसे विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 134 है, हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली हिंदी का स्वरूप कैसा है। तो हिंदी प्रदेशों में बोले जाने वाली हिंदी का स्वरूप पूर्व में तो कैसा है, देखो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों का ही पढ़ेंगे। तो पूर्व में तो अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली के रूप में बोली जाती है। हिंदी का स्वरूप ऐसा है। पश्चिम में खड़ी बोली, हरियाणवी या इसको हरियाणी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी और कन्नौजी में है इसका स्वरूप। उत्तर में कुमाऊनी और गढ़वाली है और दक्षिण में दखनी आदि है। ठीक है, दखनी क्या है ये भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, सीमावर्ती देशों के अतिरिक्त हिंदी का प्रभुत्व कहाँ कहाँ पर है। तो सीमावर्ती देश तो हैं ही आसपास के देश, उनके अलावा हिंदी कहाँ कहाँ पर विकसित हो रही है, कहाँ कहाँ पर उनका प्रभुत्व फैलता जा रहा है। वो है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मध्य एशिया इत्यादि देशों में। ठीक है, तो अभी तक तो हमारी पहली जो प्यारी हिंदी है वो तीसरी भाषा कहलाती थी पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है। पहले नंबर पे थी पे तो इंग्लिश है, सेकंड पे चीनी भाषा और फिर तीसरे पे भारतीय है। लेकिन अब हमारी जो प्यारी हिंदी है वो दूसरे नंबर पे आ गई है और आने वाले समय में हो सकता है कि वो प्रथम स्थान प्राप्त कर ले। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली वो भाषा होगी ना, वो हिंदी और संस्कृत हो सकती हैं। अब हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में किस नंबर पे है।
तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हिंदी फ़िलहाल तीसरे नंबर पे है जो हमारी बुक्स कहती हैं, लेकिन अब के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं शायद उसमें सेकंड नंबर पर तो आ चुकी है और आने वाले टाइम में फर्स्ट नंबर पर भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 137 है, हिंदी किन भाषाओं की उत्तराधिकारिणी है? ठीक है, तो देखो होती है, एक तो होती है जननी, जननी तो होती है पहले वाली और उसका जो उत्तराधिकार मिलता है वो अगले पीढ़ी को मिलता है ना। इसी तरह भाषा में भी है कि जननी पूछा जाए तो पूर्व वाली भाषा बोलते हैं और उत्तराधिकारिणी पूछा जाए तो आने वाली भाषा बोलते हैं, अगली वाली। ठीक है, तो हिंदी किन भाषाओं की उत्तराधिकारिणी है, मतलब इसका उत्तराधिकार इनको किन भाषाओं से मिला है? तो मध्य देशीय भाषाओं जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश आदि की ये उत्तराधिकारिणी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 है, हिंदी व्यवहार में कैसी भाषा है? तो हिंदी व्यवहार में वैसे तो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल राजभाषा है। वो राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रभाषा वैसे तो हम कहते हैं पूरा देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, परंतु राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ राज्यों में इसे राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं मिल पाई है। कहीं पे मतलब साउथ की भाषाएं होती हैं या कुछ और भाषाएं होती हैं। अतः ये कहना ठीक नहीं है कि हिंदी संपूर्ण भारत में व्याप्त है। संपूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन कुछ प्रदेशों की, भारत के कुछ प्रदेशों की वो राष्ट्रभाषा है। ठीक है, लेकिन राजभाषा है, ये राजभाषा है जब जिसमें होता है सरकारी कामकाज। तो सरकारी कामकाज काफ़ी हद तक हिंदी भी उसमें चलती है इंग्लिश के साथ साथ, या फिर जो क्षेत्रीय भाषा होते हैं वो भी होती है। ठीक है, तो हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि पूरे राष्ट्र की भाषा हिंदी है, क्योंकि वैसे तो राष्ट्रभाषा है, परंतु राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ राज्यों में इसे राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं मिल पाई है। अतः ये कहना ठीक नहीं होगा कि हिंदी संपूर्ण भारत में व्याप्त है, कहीं कहीं पर हिंदी नहीं बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 139 है, हिंदी मुख्यतः किन प्रदेशों में फैली हुई है? तो हिंदी अगर पश्चिम में देखा जाए, ठीक है, तो कहाँ पे फैली हुई है? वो अम्बाला छावनी से लेकर पूर्व में पूर्णिया, बिहार व बंगाल के बीच की सीमाओं तक, उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा में खंडवा तक फैली हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर फैली हुई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व मध्य प्रदेश तक ये क्षेत्र हिंदी भाषी या हिंदी प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये तो लर्न ही करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ आपको लर्न करना होगा कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, किन में हिंदी का प्रभुत्व है। अब हम पढ़ लेते हैं हिंदी की भाषाएं कौन सी हैं और उनकी बोलियां कौन सी हैं। ठीक है, तो उपभाषाएं कौन सी हैं हिंदी की? वो हैं 5 उपभाषाएं और उनकी बोलियां निम्नलिखित हैं। चार्ट के थ्रू इसको देख लेते हैं। उपभाषा यहाँ पर हैं लेफ्ट हैंड पे उपभाषा और यहाँ पर उनकी बोलियाँ। पश्चिमी हिंदी कौन सी है? जैसे भी हमने ऊपर पे पढ़ाई है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में है मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाती, मेवाती और मालवी। बिहारी हिंदी में है भोजपुरी, मैथिली और मगही। और पहाड़ी हिंदी में है गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। ठीक है, तो साहित्य है हमारा, पूरा साहित्य है, तो थोड़ा सा तो आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, लेकिन आप इसे जब 2 से 3 बार पढ़ लोगे ना तो फिर आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो नोट्स में हमने बिल्कुल अलग अलग करके रखा हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तक आपको एक साथ सुनने में कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आप इसे वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा। वैसे मैं ये अरिहंत की बुक से पढ़ा रही हूँ, इन डिटेल भी हमारी चल रही हैं वीडियोज़। आप चाहे तो अरिहंत की बुक से को पढ़कर भी देख सकते हैं, ख़रीद कर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारी वीडियोज़ के साथ चल रहे हैं तो आपको बुक्स ख़रीदने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ आपको उसमें से करवाई जा रही है। इसके अलावा भी और कई जो बुक्स मैं यूज़ करूँगी नोट्स बनाने के लिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहे तो ख़रीद सकते हैं। नहीं तो हमारी वीडियोज़ देखकर ही आप अपने बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम्स को। चलिए अब हम एक एक करके क्या पढ़ते हैं, उपभाषाएँ और उनकी बोलियाँ। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी वीडियो। अगर आपको इंटरेस्ट बनता जाएगा ना तो हिंदी साहित्य आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी में, जिसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आ रही है। तो एक एक करके इनको बारे में पढ़ लेते हैं कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था। तो हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ था शोरसेनी अपभ्रंश से, क्योंकि शोरसेनी में आती है ना पश्चिमी हिंदी वगैरह। ठीक है, तो अभी हम एक पढ़ें सिर्फ शोरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी के बारे में। तो पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, एक बार तो हमने चार्ट में देख ही लिया है, अब इसको अलग अलग ब्रेक करके भी पढ़ लेते हैं।
खड़ी बोली में से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में। खड़ी बोली को किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो खड़ी बोली के कुछ नाम हैं: हिंदुस्तानी, सर हिंदी, बोलचाल की हिंदुस्तानी, खड़ी बोली इत्यादि। खड़ी बोली का दूसरा और सही नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा और सही नाम है कोरवी। इसे कोरवी भी कहा जाता है। कोरवी या खड़ी बोली किन किन राज्यों या भागों में बोली जाती है? तो खड़ी बोली या कोरवी रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, देहरादून के जो मैदानी भाग है उसमें, अम्बाला का पूर्वी भाग तथा पटियाला के पूर्वी भाग इत्यादि में कोरवी व खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, उसके बाद नेट JRF के भी ईयर वाइज जो पूरे अलग अलग क्वेश्चंस आए हुए हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं हर बार, उसकी भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। और जो UPSC के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ईयर वाइज, उसकी भी वीडियो बनाएंगे। तो बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो जो भी आप पेपर क्रैक करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो होंगी, सारी जो आपकी क्वायरीज़ होंगी, इन वीडियो से पूरी हो सकती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 144 है, किस किस में पर्याप्त समानताएं देखने को मिलती हैं? तो किस किस बोलियों में पर्याप्त समानताएं देखने को मिलती हैं? वो हैं खड़ी बोली तथा उसके परिष्कृत रूप मानक हिंदी में। ठीक है, तो किस किस में पर्याप्त समानताएं देखने को मिलती हैं? कौन कौन एक जैसी सी हैं? तो खड़ी बोली तथा परिष्कृत रूप मानक हिंदी में समानताएं देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, किसने तथा कब खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग किया था। ठीक है, और कब किया था? 14वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, क्योंकि 12वीं 13वीं शताब्दी तक तो अपभ्रंश ही चलती रही थी, और फिर 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली व्याप्त रूप से फैलने लगी थी, और सबसे पहला प्रयोग किया था अमीर खुसरो जी ने। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अमीर खुसरो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 146 है, हिंदी साहित्य पर किन बोलियों का कब तक प्रभाव रहा? हिंदी साहित्य पर किन बोलियों का कब तक प्रभाव रहा? तो ब्रजभाषा तथा अवधी का 16वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर आधिपत्य रहा। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बाद हिंदी साहित्य किस में लिखा जाने लगा? तो 16वीं 17वीं शताब्दी तक तो ब्रजभाषा और अवधी का ही प्रभुत्व रहा था, लेकिन उसके बाद खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था हिंदी साहित्य, और गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। ठीक है, नॉर्मल में गद्य को हम कहानी वगैरह कह देते हैं, जिसमें कहानियाँ लिखी जाती हैं, और पद्य जिसमें कविताएं लिखी जाती हैं, लेकिन ये कहीं से ज़्यादा इनका विकसित रूप है, जिसको हम अपने व्याकरण वाले पार्ट में भी पढ़ेंगे और आगे आने वाली वीडियोज़ में भी पढ़ेंगे। किन साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य के गद्य भाग में खड़ी बोली का प्रयोग किया था? तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य के गद्य भाग का प्रयोग किया था? वो किया था सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदासुखलाल आदि ने। और किन कवियों ने अपनी कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया था? तो गद्य भाग में तो सदल मिश्र, लल्लूलाल और सदासुखलाल थे, लेकिन अगर बात की जाती है कि कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग किन कवियों ने किया था, तो वो हैं प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आदि कवियों ने। ठीक है, तो ये छायावादी कवि हैं, इनको भी हम आगे वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। कामायनी किसके द्वारा रचित किस बोली में लिखा गया महाकाव्य है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित खड़ी बोली में लिखा गया प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं, लेकिन उसमें प्रसिद्ध महाकाव्य पूछा जाए तो वो है कामायनी। और ये किस बोली में लिखा गया? ये लिखा गया है खड़ी बोली में। ठीक है, आई होप कि आपको इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया होगा हिंदी साहित्य में। बहुत डीपली पढ़ोगे, जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे हिंदी साहित्य को, आपको अपनी प्यारी हिंदी से बहुत लगाव होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हम अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने पेपर को भी क्वालिफाई करेंगे और साथ ही अपने साहित्य से भी रूबरू होंगे।